नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के शॉर्ट चैनल पे। आप सभी का वेलकम करता हूं मैं। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए, तो लर्नर्स आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अनअकैडमी के शॉर्ट चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे। फटाफट से आ जाओ, लिंक को शेयर कर दें बेटा। जय हिंद दोस्तों। फटाफट से लाइव आ जाएं। फटाफट से लाइव आ जाएं लर्नर्स। एक बार सेशन को जो है शेयर कर दें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नमस्कार नमस्कार। तो आइए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। गाइस, मेरा नाम है विशाल कुमार उपाध्याय, वन ऑफ द स्टार एजुकेटर एट अनअकैडमी प्लस। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सेशन आईबी के लिए। तो मैं अनअकैडमी की ऐप पे क्लास नहीं ले रहा था, तो मैंने कहा यूट्यूब पे कर दूं, बिकॉज कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐप में जो है नहीं दिख रहे थे, कह रहे थे सर यूट्यूब पे आपकी क्लास नहीं है, एक बार यूट्यूब पे भी करवा दीजिए। तो ऑलरेडी मैं इसकी 4 घंटे की मैराथन यूट्यूब पे ले चुका हूँ, उसको आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लें। तो यहाँ पे हम जनरल अवेयरनेस से कुछ सवाल करने वाले हैं जो आईबी के पेपर में आने के चांसेस हैं। तो जो क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मेरा नाम है विशाल कुमार उपाध्याय, आई एम वन ऑफ द स्टार एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस। तो अनअकैडमी प्लस पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ। सीडीएस सीएपीएफ की कैटेगरी है हमारी। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो यूज माय रेफरल कोड विशाल सर लाइव फॉर 10% डिस्काउंट। मेरे अलावा आप और भी एजुकेटर्स की क्लासेस देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरी क्लास देख पाएंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये क्रेडेंशियल्स थोड़े बहुत मेरे बारे में है, यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा गाइस, एक बहुत अच्छी न्यूज आप सभी के लिए है कि अनअकैडमी प्लस पे जो भी बच्चे सीडीएस फर्स्ट 2021 में अपीयर होने जा रहे हैं, मैं उनको बता दूं, चाहे आप प्लस पे हो या ना हो, तो खासकर वो बच्चे मैं बता दूं कि प्लस वाले बच्चे तो अच्छे से अपना कर लेते हैं, डाउट्स वगैरह पूछते रहते हैं टीचर से। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्लस पे नहीं है, जो अनअकैडमी पे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, जो खासकर नॉन प्लस बच्चे हैं। तो आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हो या ना लिया हो, आप लोग के लिए 1 तारीख से यानी कि 1 फरवरी 2021 से लेकर 5 फरवरी तक फ्री डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे और मेगा प्रैक्टिस रहेगी। जीएस के डाउट्स आपके मैं लूंगा और आपको प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। सिद्धांत शर्मा सर आपके इंग्लिश के डाउट्स लेंगे और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। और जो नितिन राठौड़ सर हैं, ये आपके मैथ्स के डाउट्स लेंगे और आपको जो है मैथ्स की प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो हम 3 एजुकेटर्स आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे से प्रैक्टिस भी कराएंगे एंड ऑल्सो विल टेक योर डाउट्स। तो ये 1 फरवरी से शुरू होगा। यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है। कई बच्चे टाइमिंग पूछ रहे थे, इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में आपके, या मैं नीचे भी इसका लिंक पेस्ट करवा दूंगा कल की क्लास में। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसका पूरा फायदा उठाना। ठीक है, क्योंकि जो जो टीचर को लगता होगा कि आपके पेपर में आ सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एजुकेटर अपनी तरफ से करवाने की कोशिश करेगा। जो भी नए बच्चे हैं वो मेरा टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, अनअकैडमी विशाल, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसको आप लोग ज्वाइन कर ले ताकि आपको मेरी सारी फ्री क्लासेस के लिंक यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, चलिए लर्नर्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। पहला अच्छा, ये मेरी कुछ फ्री क्लासेस हैं, इनके बारे में आपको बीच में बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, स्टार्ट कीजिए। चलिए रनर्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। चलिए गाइस, तो पहला सवाल आप सभी के सामने आ चुका है बच्चों, करके दिखाएं मुझे पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड दैट पनिशमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड दैट पनिशमेंट्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन लाइक केसेस ऑफ रेप, एसिड अटैक एंड चाइल्ड अब्यूज। ये बहुत अच्छा कदम उठाया एक राज्य ने कि भाई वो कौन सा राज्य है जिसने अप्रूव कर लिया इस चीज को कि अगर किसी महिला के साथ रेप होता है, बदतमीजी होती है, किसी महिला के ऊपर अगर एसिड अटैक फेंका जाता है,
तो आप कमेंट करके बताएं कि इस पे लॉ किसने बना दिया है, कौन सी सरकार है, जल्दी से आंसर करके बताएं जल्दी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लर्नर्स, और मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, प्लीज रिमेंबर दैट। जल्दी से आंसर फटाफट, सभी बच्चों का आंसर चाहिए मेरे को यहां पे, जल्दी से आंसर दें, जल्दी 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 फटाफट से सभी लर्नर्स आंसर दें इस क्वेश्चन का क्या होगा, जल्दी से फटाफट से आंसर दें। सभी का देख रहा हूं मैं, सबके कमेंट देख रहा हूं, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट जल्दी से आंसर देगा गर्ल्स एंड बॉयज। चलिए, तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, और काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल इस मामले में मैं कहूंगा महाराष्ट्र का ये बहुत ही अच्छा कदम मुझे लगा, और ऐसे स्टेप हर स्टेट को उठाने चाहिए, क्योंकि गाइस यही कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम भारत के अंदर जल्द से जल्द रेप को खत्म कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कि भैया अगर किसी महिला के साथ रेप या बदतमीजी होती है, एसिड अटैक होता है, सो सीधा डेथ पनिशमेंट, सीधा मौत की सजा दे दी जाएगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे इनिशिएटिव महाराष्ट्र की सरकार को और भी लाने चाहिए, इनफैक्ट देश के हर राज्य को लाने चाहिए। अगला सवाल आपके सामने, चलिए, ड्यूरिंग विच मुगल रूलर मैक्सिमम हिंदू ऑफिशियल्स एम्प्लॉय, इनमें से वो कौन सा मुगल रूलर है जिसके समय पे अधिकतम हिंदू ऑफिशियल लोग काम करते थे, मतलब इनमें से किस बादशाह के समय पे सबसे ज्यादा हिंदू लोग काम करते थे, किस बादशाह के समय पे सबसे ज्यादा हिंदू काम करते थे। कमेंट योर आंसर फास्ट फास्ट, जल्दी से आंसर दें। लर्नर्स आंसर दें जल्दी से, जल्दी 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 फास्ट करिए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लर्नर्स आंसर दें जल्दी से। तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है औरंगजेब। कई बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर अकबर दे रहे हैं, अकबर नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब के समय पर, औरंगजेब के समय पर सबसे ज्यादा हिंदू लोग काम किया करते थे मुगल साम्राज्य में। मुगल अंपायर के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू लोग काम करते थे औरंगजेब के समय पे, नॉट अकबर। यहाँ कई बच्चों ने अकबर कर दिया, अकबर गलत होगा, ठीक है। औरंगजेब को हम लोग अलामगीर के नाम से भी जानते हैं, औरंगजेब को हम लोग अलामगीर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, जिंदा पीर भी से कहा जाता है, प्लस इसी को दरवेश भी कहा जाता है। ये तीनों के तीनों नाम औरंगजेब के हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो कि एक कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने औरंगजेब का कंपैरिजन किया था लॉर्ड कर्जन के साथ, कि जितना ज्यादा कट्टर, कि जितना ज्यादा कट्टर औरंगजेब था, उतना ही ज्यादा कट्टर लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन भारत में एक वाइसरॉय रहा है 1876 से लेके 1880 के आसपास, और इसने भारतीयों के ऊपर बहुत जुर्म ढाए हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं तो ये बात ध्यान रखना, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में पहले पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी, यानी कि 1526 के बाद। 1526 में आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में करी थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो चुका है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, सॉरी गाइस सॉरी, मैं देखता हूँ। ना आई एम ऑडिबल, सॉरी गाइस थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम था, ठीक है। अभी आ रही होगी आपको मेरी वॉइस, चलिए अब मेरी वॉइस आ रही होगी, चेक करिए। ना आई एम ऑडिबल, चलिए चेक करिए, एक बार चेक करिए गाइस। अब मेरी वॉइस आ रही होगी, चेक करिए। ना आई एम ऑडिबल, चलिए बहुत बढ़िया। आइए गाइस तो स्टार्ट करते हैं, ये बात हमने जान ली है। अगला क्वेश्चन,
ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, करिए आंसर, चलिए करिए क्वेश्चन करिए। मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस किस दिन हम लोग मनाते हैं? किस दिन हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं? जल्दी से रिप्लाई करें सभी लर्नर्स। बेटा किस दिन हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस किस साल हम लोग मनाते हैं? शाबाश। करिए आंसर। मानव अधिकार दिवस, फटाफट आंसर दीजिए गाइस। किस दिन हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं? हर साल हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। हर साल हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को, ठीक है? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ह्यूमन राइट्स को बनाया किसने था? सभी को पता होगा। ह्यूमन राइट्स को बनाने के पीछे जिम्मेदार हैं संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने बनाए थे आपके मानव अधिकार, और इन्हीं मानव अधिकार से बने हैं आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, अगर आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज हो। चलिए खैर, ह्यूमन राइट्स डे 2020 की थीम क्या थी? अगर कोई आपसे पेपर में थीम पूछ ले कि जो 2020 में हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स डे बनाया उसकी थीम क्या थी, तो थीम आपसे बिल्कुल पेपर में पूछी जा सकती है। थीम लिखिए रिकवर बेटर, थीम लिख लीजिए रिकवर बेटर, रिकवर बेटर, और रिकवर बेटर के आगे स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ये थीम आपसे पूछी जा सकती है। और मैं आपको पहले बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्लास सिर्फ आईबी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एफकेट हो, सीडीएस हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, ये थीम्स वगैरह किसी भी वनडे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, जो ह्यूमन राइट्स डे है गाइज, इसकी 2020 की थीम थी आपकी रिकवर बेटर। ध्यान दीजिएगा, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ये सीधा आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है? और हर साल हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं 10 दिसंबर को, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको सीधा पेपर में देखने को मिल सकता है। अगले सवाल की ओर हम लोग चल रहे हैं। शेयर कर दीजिए एक बार, और जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक द सेशन। नेक्स्ट, करिए करिए करिए, मैं एक बार वॉइस भी चेक कर लेता हूं। देखने को मिल सकता है। अगले सवाल की ओर हम लोग चल रहे हैं। शेयर कर दीजिए एक बार। सही है गाइस, वॉइस बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आप लोग एयरफोन वगैरह लगा सकते हो। मेरे ख्याल से शायद से इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं है वॉइस की जो आपको समझना है, ठीक है? मैंने चेक कर लिया, वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है गाइस, कोई कमी नहीं है वॉइस में, ठीक है? अब अगर आपको बिल्कुल ही नखरे करने हैं क्लास में तो बात अलग है। इतनी वॉइस है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल गाइस आपके सामने, करिए फटाफट से। तो आपके पास यहाँ पे अगला सवाल है, 37वां एशियान सम्मेलन जो 2020 में हुआ था। आपको पता है हर साल एशियान की समिट होती है, जैसे ब्रिक्स की समिट होती है, G20 की समिट होती है, G7 की समिट होती है। ऐसी एशियान देश भी हर साल मीटिंग करते हैं अपनी, हर साल एशियान देशों का सम्मेलन होता है। तो 37वां एशियान सम्मेलन जो कि 2020 में आपका हुआ है लर्नर्स, आपको बताना है किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दें, जल्दी से कमेंट करके आंसर दें लर्नर्स, जल्दी से कमेंट करके आंसर दें सभी बच्चे। गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वियतनाम, और जिन बच्चों का वियतनाम सही है एक नंबर ऐड करते रहिए। आप ना साथ साथ ये भी देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ये सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, और ये सारे सवाल आपको ऐसा नहीं कि आईबी में ही पूछे जा सकते हैं। क्या पता ये सवाल अभी आपको 7 फरवरी के दिन सीडीएस में दिख जाए, मैं आपको बता रहा हूं, क्या पता सेम क्वेश्चन आपको सीडीएस में दिख जाए। तो इसलिए कह रहा हूं जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करिए, हर एग्जाम में हेल्पफुल है सवाल। तो वियतनाम ने जो है एशियान सम्मेलन को होस्ट किया है 2020 में। एशियान की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहां पर अब आपको एशियान की फुल फॉर्म बतानी चाहिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये फुल फॉर्म है एशियान की गाइज, ठीक है?
एशियान का, अगर हम यहाँ पे एशियान के बारे में बात करें तो एशियान का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो एशियान का जो सेक्रेटेरिएट है ये कहाँ है? ये है जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ है? जकार्ता है आपका इंडोनेशिया में। जकार्ता कहाँ है आपका? इंडोनेशिया में। 10 देश इसके मेंबर हैं, सभी को पता है। 10 कंट्रीज इसकी मेंबर है, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। एशियान का मेंबर भारत नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखना। ना ही भारत इसका मेंबर है और ना ही पाकिस्तान इसका मेंबर है, ये बात आप ध्यान रखना। भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, सुना होगा आपने। भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, वो इसका मेंबर है। इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है जी। चलिए, इतनी बात आप ध्यान में रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर कोई पूछे कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इतने पॉइंट्स बहुत हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं लर्नर्स। जोश के साथ देखिए, अपना लिखता चलिए और जो है शेयर कर दीजिए सेशन को, लाइक कर दीजिए जिसने लाइक नहीं किया। अगला, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज डैमेजिंग द ह्यूमन हेल्थ। भाई आप सभी को पता है कि ओजोन लेयर अगर जो है, अगर आप देखें कि अगर ओजोन लेयर हमारे ऊपर आके पड़े तो ऑब्वियस सी बात है हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, हमारी हेल्थ खराब होगी। तो आपको बताना है कि ओजोन लेयर से हमारी हेल्थ पे क्या साइड इफेक्ट पड़ सकता है। अगर ओजोन लेयर हमारी बॉडी पे आके लग रही है तो उससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है, जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए लर्नर्स, फटाफट से जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से मेरे बच्चों, फटाफट फटाफट जोश के साथ करिए। करिए भाई करिए, जल्दी करिए। करिए भाई करिए, जल्दी करिए गाइस, फटाफट से करिए, दीजिए मुझे आंसर। जल्दी आंसर दें। शाबाश शाबाश शाबाश। तो गाइज मैं आपको यहां पे बता दूं कि भैया यहां पर स्किन कैंसर होता है। आप सभी को पता है कि अगर ओजोन हमारे शरीर पे आके लगेगा हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। अब यहां पर हमें एक दो बातें एक्स्ट्रा जाननी है। आपने सुना होगा वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में। वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड ओजोन डे 2020 हमने कब मनाया? 16 सितंबर को मनाया। तो हर साल लर्नर्स, हर साल 16 सितंबर को हम लोग बनाते हैं विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। और इसकी यहां पर आपको थीम भी पता होनी चाहिए लर्नर्स, तो कृपया करके इस दिन की थीम भी आप लोग लिख लें। थीम आपसे पेपर में बिल्कुल पूछी जाने वाली है, तो थीम आप लोग यहां पे जरूर लिख लें। थीम थी इसकी ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन फॉर लाइफ थीम लिख लें। ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, इसको लिख डालें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्नर्स आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को पता है कि ओजोन लेयर अगर हमारी बॉडी में आके लगी तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात, वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तीसरी बात, इस बार ये जो 2020 में हमने वर्ल्ड ओजोन डे बनाया, इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। यही क्वेश्चन आईबी में तो देखने को मिलेगा। आईबी के अलावा क्या पता सीडीएस, एफकेट में, आईनेट में ना पूछ ले, सीएपीएफ में ना पूछ ले। चलिए लर्नर्स, तो आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे ओस्टियोपोरोसिस कर रहे हैं, वो बोन की प्रॉब्लम है। ओस्टियोपोरोसिस जो है ये हड्डी की प्रॉब्लम है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलिए लर्नर्स, अगला क्वेश्चन शेयर कर दें सेशन को सभी बच्चे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगले सेशन की ओर चलिए गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही बढ़िया सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय राजाराम मोहन राय? इनमें से वो कौन कौन सी किताबें हैं जिनको राजा राम मोहन राय ने लिखा है? जल्दी से बताएं लर्नर्स कमेंट करके,
बिल्कुल तेजी के साथ, जोश के साथ। वेरी गुड, कमेंट में लिखते रहिए, आपको याद हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज। ये तो बहुत बढ़िया है कि आप लोग कमेंट में लिखते हैं, इससे आपको याद हो जाएगा। चलिए करिए 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 करिए, जल्दी करिए, करिए भी करिए। तो गाइज यहां पर ये दोनों ही किताबें हैं, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट और मैं कहूंगा यहां पर आपका जो है परसेप्ट ऑफ जीसस। ये दोनों ही किताबें राजाराम मोहन राय ने लिखी है। राजाराम मोहन राय के बारे में सभी को पता है, इनको आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। दो बातें इनके बारे में ध्यान में रखना। पहली बात तो ये कि गाइज इन्होंने ही आत्मीय सभा की खोज करी थी, इन्होंने ही आत्मीय सभा की खोज करी थी, इन्होंने ही ब्रह्मो समाज की खोज करी थी। ब्रह्मो समाज और आत्मीय सभा, इन दोनों संस्थाओं की खोज इन्होंने करी थी। सीधा क्वेश्चन आईबी में आएगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? राजाराम मोहन राय। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? राजाराम मोहन राय। और एक बात और ध्यान रखना, इनके नाम के आगे राजा शब्द, इनके नाम के आगे राजा शब्द लगाया था अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड एक मुगल बादशाह का नाम है, अकबर सेकंड ने इनके नाम के आगे राजा लगाया था। और अगली बात यहाँ पे है, इनकी मौत हुई थी एक बीमारी से जिसका नाम है मेनिंगाइटिस। मेनिंगाइटिस वो बीमारी है जिससे इनकी मौत हुई थी 1833 में। 1833 में इनकी मौत हुई थी मेनिंगाइटिस बीमारी से, ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड में इनकी मौत हुई थी मेनिंगाइटिस बीमारी से। ऐसे क्वेश्चन आई भी बहुत पूछता है। मेनिंगाइटिस एक आपकी नर्वस सिस्टम की आप बीमारी कह सकते हो, ब्रेन के आसपास इंफेक्शन हो जाता है, उसी को मेनिंगाइटिस कहते हैं। मतलब एक नर्वस सिस्टम में आप कह सकते हो यहाँ पे कुछ नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम था ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये राजाराम मोहन राय, इनके बारे में पढ़ना है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हिंदू कॉलेज और आप कह सकते हैं वेदांता कॉलेज, कलकत्ता के अंदर आपको हिंदू कॉलेज मिलेगा और एक आपको वेदांता कॉलेज मिलेगा। इन जैसे कॉलेजों की स्थापना भी आप कह सकते हैं राजाराम मोहन राय ने करवाई थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। और इन्हीं के हार्डवर्क से, और इन्होंने बहुत हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत करी, और लॉर्ड विलियम बेंटिक को बोल के इन्होंने ही 1829 में भारत के अंदर सती प्रथा को खत्म करवाया था। तो राजाराम मोहन राय के बहुत ज्यादा हार्ड एफर्ट थे, इन्होंने मेहनत करी और सती प्रथा को भारत में खत्म करवाया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट। बिल्कुल स्पीड के साथ मैं आगे बढ़ता रहूंगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना। पीडीएफ इसका सुबह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा है अनअकैडमी@विशाल, उसे ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, पूरा जोश दिखाइए आप लोग, यही जोश चाहिए। करिए लर्नर्स, अगला क्वेश्चन। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, शाबाश। तो गाइस, नेम द इंडियन वुमेन हु वाज ऑन द 41st पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो फोर्ब्स ने एक लिस्ट निकाली है, अगर आपने मेरी करंट अफेयर की क्लास देखी हो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। फोर्ब्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक लिस्ट निकाली है पूरे विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की। इसने फोर्ब्स ने एक लिस्ट निकाली है पूरे विश्व की 100 सबसे ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल वुमेन्स की, और उसमें हमारे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है निर्मला सीतारमन, हमारे देश की वर्तमान में प्रेजेंट में ये फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, ये 41वें नंबर पे है। तो गाइस, हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है कि पूरे विश्व के अंदर जो 100 सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिलाएं हैं उनमें हमारे देश की निर्मला सीतारमन का नाम है 41वें नंबर पे। तो ये बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है हम सभी के लिए। तो ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके आईबी एग्जामिनेशन में या किसी और वनडे एग्जामिनेशन में। उम्मीद करता हूं
यहां तक ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चलिए आगे चले गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहां तक चर्चा हम लोगों ने कर ली है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। वेरी गुड शाबाश। चलिए तो अगला सवाल आपके सामने, वो कौन सा देश है जो कि एशिया कप को होस्ट करने जा रहा है इस साल 2021 में? वो कौन सा देश है जो एशिया कप को होस्ट करने जा रहा है इस साल? चलिए करके दिखाएं जल्दी से, फटाफट। जल्दी करिए, चलिए जल्दी करिए, फटाफट 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 जल्दी करिए लर्नर्स, फटाफट से आंसर दें इस क्वेश्चन का सभी बच्चे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आंसर दो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दे दिया सभी लर्नर्स ने आंसर, बहुत बेहतरीन। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका, ठीक है। तो जून के महीने में, जून 2021 में, जून 2021 में एशिया कप को होस्ट करने जा रहा है श्रीलंका। यहां पर खास बात क्या लर्नर्स मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली 2020 में, एक्चुअली जो साल अभी अभी गया है 2020 में पाकिस्तान एशिया कप को होस्ट करने जा रहा था, लेकिन कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से यह पोस्टपोन हो गया। तो इसका यह मतलब है कि 2022 में एशिया कप, 2022 में एशिया कप को होस्ट करेगा पाकिस्तान। इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। पाकिस्तान कर तो वैसे 2020 में रहा था, लेकिन कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गया। तो अब पाकिस्तान 2022 में एशिया कप को होस्ट करेगा। बाकी इस साल जून के महीने में एशिया कप को होस्ट करेगा आपका श्रीलंका। कमेंट करके बताएं एशिया कप किस खेल के लिए होता है, फटाफट से बताएं किस खेल के लिए जो है आपका एशिया कप होता है। कमेंट करके बताएं किस स्पोर्ट के लिए एशिया कप होता है, जल्दी से, फास्ट। अगला सवाल गाइस, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन लीडर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857? इनमें से आप बताएंगे जो 57 की क्रांति हुई थी उसमें सबसे अहम लीडर कौन थे? आप बताएंगे जो 57 की क्रांति हुई थी उसमें सबसे अहम लीडर कौन थे, सबसे मेन लीडर कौन थे? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें लर्नर्स, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जल्दी से आंसर दें। जल्दी 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 फटाफट। हु, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर वाज द करेक्ट आंसर, बहादुर शाह जफर इज द करेक्ट आंसर। तो 57 की क्रांति के जो सबसे अहम नेता हैं, 57 की क्रांति के जो सबसे अहम नेता हैं वो हैं आपके बहादुर शाह जफर। अब आप कहेंगे सर हमने तो लक्ष्मीबाई पता था, यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं लक्ष्मीबाई। गाइस यहां पे भूलो मत, यहां मेन लीडर पूछा है। अगर यहां पे पूछा होता ब्रेव लीडर, अगर पूछा होता यहां पे ब्रेव लीडर, तो आपका आंसर होता रानी लक्ष्मीबाई।
तो आपका आंसर होता रानी लक्ष्मीबाई। और इसी चीज में कई बच्चे खा गए मार, ये गलती पेपर में मत करना भाई साहब, यहां पे कर लो, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 57 की क्रांति में सबसे ब्रेव लीडर कौन था, झांसी की रानी। बट कोई पूछे मेन लीडर कौन था, भाई बहादुर शाह जफर। क्यों भाई, 57 की क्रांति में लीडर का रोल कौन प्ले कर रहे थे? पूरी 1857 की रिवोल्ट में जो 57 की क्रांति हुई थी, उसमें लीडर का रोल कौन प्ले कर रहे थे भाई? बहादुर शाह जफर, है ना। ये तो भाई हमारे जो मेरठ से सिपाही भाग के गए थे, हमारे जो आर्मी के जो सिपाही थे जिन्होंने क्रांति को शुरू किया था, उन्होंने लाल किला में जाके किसको पकड़ा था? बहादुर शाह जफर को। और भारतीय सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को कहा था कि आप ही हमारे नेता हैं। वो बात अलग है, बेगम हजरत महल इनको पसंद नहीं करती थी, ठीक है, लेकिन सिपाहियों ने इनको खुद ही नेता बना दिया था। तो भाई पूरी 57 की क्रांति में सबसे अहम नेता वो थे बहादुर शाह जफर दिल्ली से, ठीक है। तो ये होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता कि ब्रेव लीडर, जरा उस नेता का नाम बताओ, 57 की क्रांति में उस लीडर का नाम बताओ जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ वाकई में ये आजादी के लिए लड़ रही है, तो वो है झांसी की रानी। सबसे ब्रेव लीडर अगर पूछे तो झांसी की रानी, मेन लीडर अगर पूछे तो बहादुर शाह जफर, ठीक है। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये बहुत ही अहम सवाल है। और जब 57 की क्रांति हुई थी उस टाइम पे भारत के वाइसरॉय कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के वाइसरॉय थे। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, सॉरी क्या थे? गवर्नर जनरल। और बाद में यही भारत के पहले वाइसरॉय भी बने। बाद में यही व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वाइसरॉय भी बने थे। ध्यान रखना, 57 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से। कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से, ध्यान में रखना। और इसी क्रांति के तुरंत बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया था, जिसने हमें तंग किया हुआ था। अगला सवाल आपके सामने, बिल्कुल तेजी के साथ शेयर कर दो लिंक। अगला सवाल, करिए गाइस, जल्दी करिए। करके दिखाएं जल्दी से। Who has won the third रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर हिज नॉवल द सिटी एंड द सी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लेटेस्ट सवाल करंट अफेयर का, दिसंबर के महीने का सवाल है ये। दिसंबर के महीने का करंट अफेयर है। Who has won the third रविंद्रनाथ टैगोर? Who has won the third रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर हिज नॉवल? इनमें से किस व्यक्ति को तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज मिला है उसकी नॉवल के लिए, जिस नॉवल का नाम है द सिटी एंड द सी? द सिटी एंड द सी एक नॉवल है, और इस नॉवल के लिए एक व्यक्ति को मिला है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज अवार्ड। जल्दी बताएं कौन है वो व्यक्ति? चले करें गाइज, जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें लर्नर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो गाइज यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एक जर्नलिस्ट जिसका नाम है राज कमल जहां। ये एक जर्नलिस्ट है, ये एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, जिन्हें मिला है पुरस्कार रविंद्र टैगोर लिटरेरी प्राइज। देखो हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सिर्फ जो मेन मेन अवार्ड्स है ना उनको पढ़ लेते हैं। ऑस्कर पढ़ लिया, पद्मा अवार्ड्स पढ़ लिए, या चलो भारत रत्न पढ़ लिया, लेकिन नोबेल प्राइज पढ़ लिए। उनके अलावा भी कई सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो पेपर में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर इनको प्राइज क्या मिलेगा? सर इस अवार्ड में क्या प्राइज मिलता है? सर बेटा इस अवार्ड में आपको मिलता है $5000।
$5,000 मिलते हैं, ठीक है, ये होता है प्राइज। अगर कोई पूछे प्राइज क्या मिलता है सर, $5,000 मिलते हैं। सर क्यों क्यों मिला सर इसको, क्या था इस नॉवल में ऐसा कि इसको ये पुरस्कार मिल गया? भैया आपको पता होना चाहिए ना, दिसंबर 2012 में निर्भया रेप केस, सभी को पता होगा। दिसंबर 2012 में सभी को मालूम है निर्भया केस, निर्भया केस है ना, निर्भया केस सभी को पता होगा, रेप हो गया था दिसंबर 2012 में। कुछ जलील इंसानों ने हमारे देश की एक लड़की का रेप किया था, बहुत ही मतलब क्या ही बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहता, छोड़ो, ठीक है। कुछ गिरे हुए लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा गिरी हुई हरकत करी और पूरा देश इससे चौंक गया था। तो आप सभी को पता है कि दिसंबर 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था। इसी केस के ऊपर ये नॉवल है, इसी केस के ऊपर ये नॉवल है, द सिटी एंड द सी। और बहुत अच्छे से इन्होंने काफी अच्छे से कहानी को बताया है। तो दैट्स वाई राज कमल जहां को मिला है इनकी नॉवल के लिए एक प्राइज, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, चाहे वो आईबी का पेपर हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे कोई और वनडे एग्जाम हो, चाहे एफकट क्यों ना हो। चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने। गाइस टेलीग्राम लिंक आपको शेयर होगा, सबको मिलेगा ज्योति, इसमें ये पूछने वाली बात ही नहीं है। मैं टेलीग्राम आप ज्वाइन करो, जो भी नए बच्चे सुन लो, ये रहा टेलीग्राम चैनल, आप इसको सर्च करें, यहां पे मेरे सारे लिंक्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ वगैरह और फ्री क्लासेस के भी। इसको ज्वाइन करके सर्च करके ज्वाइन कर लो, आप इसे टेलीग्राम पे जाके सर्च करो, आप इसे, आपका ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो गाइज ये क्वेश्चन आपको बता दूं, पेपर में हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइज आगे बढ़े क्या हम लोग, शैल वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाएं, ट्राई करिए अगला सवाल। करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, हो गया, स्पीड में करिए, टाइम दे रहा हूं मैं आपको, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर मैं समझाऊंगा पूरा। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए आइए लर्नर्स, मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्वदेश बंधन समिति। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है लर्नर्स, ध्यान देंगे। स्वदेश बंधन समिति के ऊपर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। देखिए चर्चा करते हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा से खोजा गया हो, इसको खोजा गया था हमारे अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा, इस बात को ध्यान में रखना। तो भैया स्वदेश बंधन समिति को, स्वदेश बंधन समिति खोज करी है अश्वनी कुमार दत्ता ने, लिख दो नाम, अश्वनी कुमार दत्ता, अश्विनी कुमार दत्ता ने खोज करी थी स्वदेश बंधन समिति की, ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पहली बात, इट एम्ड टू अबॉलिश द स्कॉर्ज ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, छुआछूत, कि जो है आप किसी के हाथ से पानी नहीं पी रहे हो, अगर किसी व्यक्ति ने आपको पानी पिला दिया तो आप उसके हाथ से पानी नहीं पी रहे हो, कि नहीं नहीं तेरे हाथ का पानी पीऊंगा तो मर जाऊंगा। तो इस तरह के जो भेदभाव होते हैं, किसी को नीचा दिखाना, इन सब चीजों को हम अनटचेबिलिटी बोलते हैं। तो इन सब चीजों को खत्म करना इसका उद्देश्य नहीं था। ये जो आपका स्वदेश बंधन समिति है, यहीं से आप एक नाम निकालो, स्वदेश मतलब स्वदेश बंधन समिति का पर्पस था कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन गुड्स हैं, जो भारत के अंदर बन रहा सामान है, उसका उपयोग किया जाए। जो बाहर से सामान इंडिया में लाके बेचा जा रहा है, जो फॉरेन से सामान इंडिया में लाके बेचा जा रहा है, इसको बॉयकॉट किया जाए। मतलब हमारे देश के अंदर जो चीज बनाई जा रही है, जो सामान भारत के अंदर बनाया जा रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किया जाए, इसको खरीदा जाए भारतीयों द्वारा। और जो बाहर यूरोप से सामान यहां पे आके बेचा जा रहा है, जो अंग्रेज अपने यूरोप से सामान लाके यहां पे बेच रहे हैं, उसको बॉयकॉट किया जाए। यह उद्देश्य था स्वदेश बंधन समिति का।
तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे। करेक्ट आंसर होगा आपका नीदर वन नॉर टू। ठीक है, समझ गए लर्नर्स? बात उम्मीद करता हूं सभी लर्नर समझ गए होंगे। तो आंसर होगा नीदर वन नॉर टू। हो गया? हाँ बिल्कुल, आप कमेंट्स में अगर लिखते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट्स में आप लिखते रहेंगे, इससे आपका ही फायदा रहेगा। अब आप देखिए, मैं आपको बार बार क्या बात बोलता हूं क्लास में, कि आप इस क्लास को आईबी के लिए, अगर आप आईबी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो आप सीडीएस के लिए देख लें, एफकेट के लिए देख लें, एनडीए के लिए देख लें, भाई सीएपीएफ के लिए देख लो। ये क्वेश्चन आपको एनडीए सीडीएस में बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो एक चिंगारी से 10 जगह आप लोग आग जला सकते हैं। इससे जितने ज्यादा वैरायटी के सवाल देखने को मिल रहे हैं प्लीज करिए, आपका सिलेक्शन अभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आप लिख सकते हैं कॉपी में, जो जो पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं करिए। इनमें से किस व्यक्ति ने इनमें से कौन से व्यक्ति हैं एडिटर केसरी अखबार के? भाई केसरी अखबार किसका है? किसने चलाया था केसरी अखबार? रिप्लाई करें जल्दी से। बहुत बार क्लास में बताया मैंने, इनफैक्ट मैंने आपको अपनी फ्री क्लासेस में भी लर्नर्स इसके बारे में बताया है। मैंने आपको इसके बारे में अपनी फ्री क्लासेस में भी लर्नर्स बताया है। तो जल्दी से बताएं, इनमें से कौन है एडिटर केसरी अखबार का? भाई केसरी अखबार का एडिटर कौन है? बहुत बार मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल सवाल करके दिखाएं जल्दी से। तो केसरी अखबार चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने। इनको लोकमान्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं, लोकमान्य तिलक। ठीक है, बिल्कुल। केसरी अखबार भी इन्हीं का है। और आपने एक अखबार सुना होगा महारटा, महारटा भी इन्हीं का है। ये दोनों इन्हीं के हैं भाई। ठीक है, तो महारटा भी तिलक साहब ने चलाया है और केसरी भी इन्होंने ही चलाया है, ध्यान रखना। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ अखबार चलाया था क्या? कमेंट करके बताएं, क्या जो एनी बेसेंट है उन्होंने कॉमनवेल्थ अखबार चलाया था क्या, हाँ या ना? अच्छा, ये वही तिलक हैं जिन्होंने 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलके, ये वही तिलक हैं जिन्होंने 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलके शुरू किया था होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन। ये बात ध्यान में रखना। ये वही तिलक हैं जिनको फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया कहा जाता है, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। मतलब आप कह सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनको अंग्रेज बहुत पकड़ने की कोशिश करते थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनको अंग्रेज बहुत पकड़ने की कोशिश करते थे, बट ये अंग्रेजों के हाथ नहीं आते थे। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, 1920 के आसपास ये हमको छोड़कर चले गए थे, इनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। और जब ये हमें छोड़ के चले गए, इनके जाने के बाद भारत के अंदर महात्मा गांधी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस आपके सामने। इन विच प्रोविंस मुस्लिम लीग फॉर्म्ड देयर फर्स्ट गवर्नमेंट आफ्टर 1946 इलेक्शंस? इनमें से वो कौन सा प्रोविंस है जहां पर मुस्लिम लीग ने अपनी पहली सरकार बनाई? इनमें से वो कौन सा प्रोविंस है जहां पर मुस्लिम लीग ने अपनी पहली सरकार बनाई 1946 के इलेक्शंस के बाद, 1946 के चुनाव के बाद, 1946 के इलेक्शंस के बाद? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी वनडे एग्जाम, हर वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। दीजिए आंसर।
बिजोय कह रहे हैं सर प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ एसी फ्रॉम नाउ। बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते हैं। अगर आप अभी से भी सीएपीएफ की तैयारी करेंगे तो इजीली क्रैक कर जाओगे। आपका पेपर अगस्त के महीने में आराम से निकल जाएगा। बट एक एक दिन बहुत कीमती है, मिस मत कीजिए। एक एक दिन की वैल्यू समझिए। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो आई प्रॉमिस आप इजीली कर लेंगे। बट अभी से आप लग जाइए फिर उस चीज में। अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो सच सच बता रहा हूं मैं, हो जाएगा। बट सीरियस होकर तैयारी कीजिए फिर। हो गया लर्नर्स? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बंगाल। ठीक है, मुस्लिम लीग के बारे में सभी को पता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुसलमानों को उनके अधिकार दिलवाने के लिए, मुसलमानों को उनके अधिकार दिलवाने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। यहां पर एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। ठीक है, मुस्लिम लीग के फाउंडर्स का नाम लिख लेना। मुस्लिम लीग की खोज किसने करी थी, उन फाउंडर्स का नाम लिख लेना। ये होमवर्क है, पेपर में आएगा तो ये नहीं कि सर ने नहीं कराया था। थोड़ा काम खुद से करने की हैबिट डाल लो। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ बेटा, जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, आंसर होगा बंगाल। और इसी बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसी बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 16 अक्टूबर 1905 को। ये बात तो सभी को पता होगी। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। करिएगा इस क्वेश्चन। करिए भाई, सवाल करिए। अगला सवाल करिए। करिए जल्दी। जल्दी करिए फटाफट। जल्दी से आंसर दें। हो गया। Which country recently become the second nation to plant a flag on moon after USA? And the correct answer is China. देखो भाई, मून पर आप अगर देखेंगे तो यूएसए ने अपना फ्लैग प्लांट किया था। अपना जो फ्लैग है उसको बो दिया था। आप कह सकते हो कि यूएसए ने पूरे वर्ल्ड में, यूएसए पहला ऐसा देश है जिसने अपना झंडा लगा दिया था मून पर 1969 में। सोचो आप, कितने साल पहले यूएसए ने अपना फ्लैग मून पर लगा दिया था। उसके बाद 1972 तक यूएसए ने ही 5 झंडे अपने और गाड़ दिए मून पर। कोई देश इसकी टक्कर का था ही नहीं। मतलब कितने सालों पहले मून ने अपना झंडा, मतलब कितने सालों पहले यूएसए ने अपना झंडा, यूएसए ने अपना फ्लैग मून पे दाग दिया था। लेकिन अभी 2020 में चाइना दूसरा देश बना है जिसने अपना झंडा मून पे दागा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। काफी अच्छा सवाल है ये, समझ गए बात? तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा मिशन चाइना ने किया है, कौन सा मिशन चाइना ने किया है जिस मिशन के माध्यम से इसने अपना झंडा जो है मून पे दागा है। वो मिशन का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। ये जितनी बातें मैं आपसे पूछता हूं इनको नोट डाउन कर लिया करो, ये भी पूछी जा सकती हैं बातें आपसे। बाकी अमेरिका ने 1969 पे अपोलो मिशन चलाया था। अपोलो मिशन चलाया था, अपोलो 11 मिशन, अपोलो मिशन अमेरिका ने चलाया था। और इसी मिशन के तहत अमेरिका ने मून पर, चंद्र पर आप कह सकते हैं, आप अपना फ्लैग जो है प्लांट किया था, बोया था।
अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन गाइस, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सारे, और अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस ईमानदारी से रेगुलर देखी होंगी, आई प्रॉमिस ये क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। मैंने आपको बता दूं, जो भी नए बच्चे हैं, अनअकैडमी की ऐप पर, अनअकैडमी प्लस पे, आप अगर आपके फ़ोन में अनअकैडमी की ऐप नहीं है, अनअकैडमी की ऐप पर रात 10 से 11 मैं फ्री करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, आप उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। वहां पे सारे टॉपिक्स मैंने समझाए हैं बहुत अच्छे तरीके से। रात 10 से 11 अनअकैडमी की ऐप पर मैं फ्री करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, उनको आप प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल फॉलो कीजिए। बिल्कुल फ्री कोर्स है, आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, नीचे टेलीग्राम का नाम लिखा हुआ है। क्लास से आधे घंटे पहले मैं आपको लिंक वहां दे देता हूं, ठीक है। चलिए, तो गाइस, विच स्टेट पुलिस हैज एक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर क्रॉलर फ्रॉम इंटरपोल फॉर ऑपरेशन ब्लैकफेस। देखो ऑपरेशन ब्लैकफेस क्या है गाइस, मैं आपको बता दूं। ऑपरेशन ब्लैकफेस क्या है कि कहीं ना कहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, फॉर, ठीक है, फॉर स्टॉपेज, आप कह सकते हैं फॉर स्टॉपेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों की पॉर्न वीडियोस बन जाती है हमारे देश के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के एमएमएस बन जाते हैं, उनकी पॉर्न वीडियोस बन जाती है, और उसके बाद उन चीजों का धंधा किया जाता है बाजार के अंदर। तो गाइस, ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, बच्चों की ब्लू फिल्म्स बन जाती है, उन्हें पता भी नहीं होता कब उनकी कोई कोई चीजें रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को खत्म करने के लिए, आप कह सकते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को खत्म करने के लिए, जो आपकी महाराष्ट्र की पुलिस है, महाराष्ट्र की पुलिस ने इंटरपोल से एक सॉफ्टवेयर लिया है क्रॉलर, ठीक है, ध्यान से देखना। इंटरपोल से महाराष्ट्र की सरकार ने, इंटरपोल जो कि एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरपोल से महाराष्ट्र की सरकार ने एक सॉफ्टवेयर लिया है जिसका नाम है क्रॉलर। और इस क्रॉलर सॉफ्टवेयर से, इस क्रॉलर सॉफ्टवेयर से पुलिस उन लोगों को पकड़ पाएगी जो लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ा रहे हैं। हमारे देश के अंदर जो लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ा रहे हैं, उन जैसे लोगों को पकड़ने के लिए इंटरपोल से महाराष्ट्र की सरकार ने एक सॉफ्टवेयर लिया है क्रॉलर, ठीक है। क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि कहीं सारे बच्चों की जिंदगी इसमें बर्बाद हो जाती है, कहीं सारे लड़कियों को, कई सारी बालिकाओं को, बच्चों को इस काम में जबरदस्ती धकेला जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का सॉफ्टवेयर अभी महाराष्ट्र ने लिया है इंटरपोल से। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि भारत के अन्य राज्य, जो इंडिया के और भी स्टेट्स हैं, वो भी इस सॉफ्टवेयर को यूज करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कम करने के लिए। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन ब्लैकफेस, टिक कर देना। यही सवाल किसी और भी वनडे एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जल्दी बताएं। बहुत ही आसान सवाल है, पूछा जा सकता है, स्टैटिक क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं गाइस। जल्दी कराएं फटाफट।
हो गया। तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो जो है ये करंट अध्यक्ष हैं फीफा के। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे फीफा के बारे में बता दूं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये एक ऐसी संस्था है जिसका काम है पूरे वर्ल्ड के अंदर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट्स को आयोजित कराना। जो भी आपके इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाना, उनको आयोजित करवाना इसका काम है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, इस बात को ध्यान में रखें। अगली बात अगर मैं आपको यहां पे बताऊं फीफा के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर है जूरिच स्विट्जरलैंड में। जूरिच स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है जूरिच स्विट्जरलैंड में। ये बहुत बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। Who among the following resigned from the members of the Viceroy Executive Council as a protest against जलियांवाला बाग? इनमें से वो कौन सा व्यक्ति है, इनमें से वो कौन सा भारतीय व्यक्ति है जिसने वायसरॉय की कार्यपालिका परिषद को छोड़ दिया था और जलियांवाला बाग में जो अंग्रेजों ने हमारे साथ बुरा किया था उसका विरोध करने वो व्यक्ति लग गया था? मतलब इनमें से एक ऐसा व्यक्ति है चारों में से जिसने जलियांवाला बाग का विरोध करने के लिए वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को छोड़ दिया। जबरदस्त सवाल हर एग्जाम के लिए। करके दिखाएं। मैंने क्या कहा था आपसे, सारे क्वेश्चन सिर्फ आईबी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है लर्नर्स। ये सवाल हर पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे, हर एग्जाम में। मैंने आपको उस दिन भी कहा था। करिए 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 भैया। Who among the following resigned from the members of Viceroy Executive Council as the protest against Jallianwala Bagh? And the correct answer is शंकरन नायर। इसको नोट्स बनाते चलें, इन क्वेश्चंस के आप सभी लर्नर जो हैं नोट्स बनाते चलें। शंकरन नायर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वायसरॉय की कार्यपालिका परिषद की मेंबरशिप को छोड़ दिया था ताकि जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, पता है ना सभी को, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्यौहार था, है ना। और जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और कितने लोग मारे गए, वो चीज़ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो एक बात यहां पे ध्यान रखना कि एक हंटर कमेटी बनाई गई थी, एक हंटर कमेटी बनाई गई थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। आपसे अगर पूछा जाए कि वो कौन सी कमेटी है जो जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनाई गई थी, तो भाई जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, इसका नाम था हंटर कमेटी। और इस हंटर कमेटी ने बोला कि जनरल डायर ने जो भी कुछ किया वो बिल्कुल सही था। ठीक है, और उसके बाद जनरल डायर को पुरस्कार भी मिल गया था। सोचो आप, इतना ज्यादा बुरा हाल था। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन शास्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम? एकदम लेटेस्ट किताब आई है, आपको बताना है इस किताब को किसने लिखा है। करिए। करिए गाइस।
दीजिए आंसर, दीजिए जल्दी। लर्नर्स फटाफट से आंसर दें, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या आंसर होगा इसका? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर दे दें। हो गया? गाइस द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज शशि थरूर। शशि थरूर इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सबका हो गया होगा। शशि थरूर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल बर्ड ऑफ चाइना? चाइना की नेशनल बर्ड का नाम बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल बर्ड ऑफ चाइना? चाइना की राष्ट्रीय बर्ड का नाम बताओ। चाइना की राष्ट्रीय बर्ड का नाम है रेड क्राउन क्रेन। लिख लो, इंपॉर्टेंट है। रेड क्राउन क्रेन इज द नेशनल बर्ड ऑफ चाइना। हो गया? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जो अवध के आखिरी नवाब थे? नवाब मतलब गवर्नर ही होता है। हु वॉज दी, या आप कह सकते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध? अवध के आखिरी नवाब का नाम बताइए। अवध के आखिरी नवाब का नाम बताइए जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। अवध के आखिरी नवाब का नाम है वाजिद अली शाह। अवध के आखिरी नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? भारत का संविधान, भारत के संविधान का संशोधन हुआ है पहली बार कब? पहली बार भारत के संविधान में संशोधन किस साल हुआ था? भारत के संविधान में पहली बार संशोधन, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस साल हुआ था? किस साल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार अमेंडमेंट हुआ था? जल्दी करिए लर्नर्स, सबका रिप्लाई चाहिए एकदम जोश के साथ। एंड द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज 1951। पहला संशोधन आपका 1951 में हुआ था, ध्यान रखना। अमेंडमेंट का मतलब होता है, संशोधन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करना। 1951 में हुआ था पहला अमेंडमेंट, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन द ईयर? पूरे साल भर में लोकसभा के कितने सेशंस होते हैं? हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन द ईयर? एक साल में लोकसभा के कितने सेशंस होते हैं? जल्दी से रिप्लाई करें। जल्दी से आंसर दें कि पूरे साल भर में लोकसभा पूरे साल भर में लोकसभा के कितने सेशंस होते हैं? जल्दी से सभी लर्नर्स आंसर दें, पूरे साल भर में लोकसभा के कितने सेशंस होते हैं?
पूरे साल भर में लोकसभा के सेशंस होते हैं लर्नर्स 3। सभी को पता होगा बजट सेशन, सबसे पहले क्या होता है आपका बजट सेशन होता है, बजट सेशन होता है। और बजट सेशन के बाद आपका होता है मानसून सेशन, और मानसून सेशन के बाद होता है आपका विंटर सेशन। 3 सत्र होते हैं, ठीक है। जनरली 3 सेशन होते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 3 ही होंगे, जनरली 3 होते हैं, बट अगर चाहे हमारी सरकार तो 3 से ज्यादा सेशन भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली 3 सेशन होते हैं पूरे साल भर में। सबसे पहले साल की शुरुआत में बजट सेशन जो कि अब शुरू होने वाला है, फिर मानसून सेशन होगा, फिर नवंबर दिसंबर के महीने में विंटर सेशन, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, the idea of the residual powers in Indian constitution has been taken from, the idea of residual powers, the idea of residual powers in Indian constitution has been taken from। भाई रेसिडुअल शक्तियों, जो रेसिडुअल शक्तियां हैं भारतीय संविधान में, इसका आइडिया कहां से लिया गया है? जल्दी से रिप्लाई करें लर्नर्स। जो आइडिया है भैया रेसिडुअल पावर्स का, ये कहां से लिया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज कनाडा, ठीक है। तो जैसे कि आपने फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए हैं, प्रेम्बल यूएसए से लिया है, पार्लियामेंट का कंसेप्ट आपने ब्रिटेन से लिया है, ऐसी आपने रेसिडुअल पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ली हैं कनाडा से। सर रेसिडुअल पावर्स क्या होती हैं? गाइस कोई ऐसा सब्जेक्ट मान लो, मैं जनरली आपको बोलता हूं, आप ऐसे मान लो 3 लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट। आपके संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आप कह सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगर आप लोग देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट होती हैं, जरा यहां पे ध्यान से देखिएगा। एक हो गई आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, ध्यान देना, केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची। जो भी चीजें, जो भी सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट पे आते हैं, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, जो भी सब्जेक्ट्स केंद्रीय सूची के अंदर आएंगे उन पे लॉ बनाती है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट। जो भी सब्जेक्ट इस लिस्ट पे आते हैं उन पे लॉ बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आएंगे उन पे लॉ बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। जो भी सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आएंगे उन पे लॉ दोनों सरकार बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। जो भी सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे उसके ऊपर कानून, उनके ऊपर लॉ दोनों सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट। अब मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा विषय है जो इन तीनों लिस्ट में आता ही नहीं है, मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों लिस्ट में आता ही नहीं है, उस सब्जेक्ट को मैं बोलूंगा रेसिडुअल सब्जेक्ट, कह सकते हो आप, उस सब्जेक्ट को मैं कहूंगा रेसिडुअल सब्जेक्ट। और उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट। ध्यान देना, तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आता, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आता, उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल सब्जेक्ट। और ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, यानी कि पार्लियामेंट की होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कानून पार्लियामेंट ही बनाती है, ठीक है। और इसी चीज को हमने कनाडा से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करिए। करिए गाइस जल्दी। करिए करिए करिए। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा शहर है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बंदरगाह था। इन चारों में से इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इन चारों में से किसको पोर्ट सिटी कहा जाता है? इन चारों में से कौन सी जगह बंदरगाह थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर? हो गया गाइस? तो गाइस द करेक्ट आंसर लोथल। लोथल, इसको आर्टिफिशियल डॉकयार्ड भी कहा जाता है। इसको आर्टिफिशियल डॉकयार्ड भी कहा जाता है। लोगों के द्वारा इस बंदरगाह को बनाया गया था। लोथल कहां पे पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। कोई पूछे कहां पड़ता है सर? गुजरात में पड़ता है। किन दो नदियों के बीच में पड़ता है? एक नदी है आपकी भोगावो, एक रिवर है आपकी भोगावो, एक रिवर है भोगावो रिवर, और एक नदी आपकी साबरमती नदी। एक रिवर आपकी साबरमती रिवर। इन दो नदियों के बीच में पड़ता है, इन दो नदियों के बीच में पड़ता है लोथल। इन दो रिवर्स के बीच में पड़ता है लोथल। ये बात ध्यान रखना। लोथल सिटी इज लोकेटेड बिटवीन भोगावो नदी एंड साबरमती नदी। तो साबरमती रिवर और भोगावो रिवर के बीच में पड़ता है लोथल। ठीक है, यहां पे सारे समुद्री जहाज वगैरह खड़े होते थे ट्रेड के लिए, तभी हम इसको आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बोलते हैं। इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, लिख लो। इसको सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किसको? लोथल को। करिए। हो गया लर्नर्स? नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the slave of Muhammad Ghori and became the ruler after the death of his master and founded the slave dynasty? इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे? इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे? इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और मोहम्मद गोरी के जाने के बाद वो राजा बन गए और उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना कर दी? करिए करिए करिए। एंड गाइज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। इनको फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। इनको फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। इन्होंने ही स्लेव डायनेस्टी की भी खोज करी थी और यही मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। ध्यान रखना, बहुत वफादार गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, तभी मोहम्मद गोरी इनको पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी देके चले गए थे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सवाल। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो बल्कि अभी आप लोगों से सीडीएस के पेपर में पूछा भी गया था, जो नवंबर में आपने सीडीएस एग्जाम दिया था शायद से 9 तारीख को।
उस पेपर में सवाल आया था कि अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? जल्दी से रिप्लाई करें। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? जल्दी बताएं। इनमें से किस व्यक्ति ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था? जल्दी से बताएं। इनमें से किस व्यक्ति ने अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया? सर सैयद अहमद खान 1860s के आसपास, 1860 के आसपास सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हुआ था क्योंकि अलीगढ़ जगह यूपी में ही आती है। और मैं आपको यहां बता दूं अलीगढ़ आंदोलन के मकसद क्या थे। भाई अलीगढ़ आंदोलन का एक मकसद तो ये था, सुनेंगे ध्यान से, अलीगढ़ आंदोलन का एक मकसद तो ये था कि भैया ये पॉलीगैमी को बंद करना। एक पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर लिया करता था। पॉलीगैमी मतलब जब एक पुरुष एक महिला से ज्यादा शादी कर ले, इस चीज को बंद करना था। ये मकसद भी था अलीगढ़ मूवमेंट का। अलीगढ़ मूवमेंट का ये मकसद भी था कि पर्दा सिस्टम को खत्म करना, टू स्टॉप पर्दा सिस्टम, टू स्टॉप पर्दा सिस्टम, पर्दा प्रथा को खत्म करना। कई सारी महिलाएं जो है पर्दे के अंदर रहती थी, मुस्लिम महिलाएं आज भी पर्दे के अंदर रहती हैं। सर सैयद अहमद खान पहले ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने महिलाओं को बोला ये पर्दे से, ये बुरखे से बाहर निकलो और देश की आज़ादी में लड़ने में हमारा साथ दो। ये पर्दे बुरखे के अंदर रहने से कुछ नहीं होगा, पर्दा छोड़ो, बुरखा छोड़ो और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई में हमारा साथ दो। ये पहले ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने देश के अंदर सुधार करने की कोशिश करी। ये पहले ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर सुधार यानी कि रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी। ध्यान में रखना, ठीक है। एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन स्कूल इन्होंने खोला था। एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन स्कूल इन्होंने खोला था। एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन स्कूल इन्होंने खोला था और यही स्कूल 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। ये स्कूल इन्होंने 1875 के आसपास खोला था, एक बार आप चेक कर लेना। और यही स्कूल 1920 के आसपास अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आज भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। द पावर्स टू समन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अगर संसद के हाउस को बुलाना है, लोकसभा राज्यसभा को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? इन चारों में से वो कौन सा व्यक्ति है जिनके पास लोकसभा राज्यसभा को बुलाने की शक्ति है? समन मतलब होता है बुलाना, समन मतलब होता है बुलाना। इन चारों में से किस व्यक्ति के पास लोकसभा राज्यसभा को बुलाने की शक्ति है? क्लास चलेगी बेटा, अभी 1.5 घंटे की क्लास तो कम से कम लूंगा। अभी है आपका होने वाली, छोड़ दूंगा अभी, बस इसे कर लो पूरा। 5-10 मिनट बाद छोड़ दूंगा, ठीक है, कर लीजिए आप इसे, ठीक है, क्योंकि 4-4 घंटे रोज भी आपको बिठा नहीं सकता हूं मैं। 5-10 मिनट बाद छोड़ दूंगा आपको, ये सारे क्वेश्चंस कर लो आप। गाइज मैं एक चीज आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को बुला सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा को बुलाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। मैं एक बात आपको बता दूं, जो भी नए बच्चे हैं गाइज, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग 10:05 से लेके मॉर्निंग 10:05 AM से लेके लगभग 12:15 AM तक, ये टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूं, ये वो समय है जिस समय पे मैं आपको करंट अफेयर्स और जनरल साइंस के एमसीक्यूज करा रहा हूं। आप सभी को पता होगा कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के लगभग 40 से प्लस क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, चाहे सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो। करंट अफेयर्स और जनरल साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इन्हीं दोनों के जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो सुबह 10:05 से लेकर 12:15 पे करा रहा हूं, ओनली ऑन अनअकैडमी ऐप। तो आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर लें, इस ऐप पे आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं।
आपको इस क्लास का लिंक, इन क्लासेस का लिंक आपको सुबह इस चैनल पे मिल जाएगा। सुबह 9:30 बजे से 9:30 बजे के बाद आप कभी भी खोल लेना, 10 है 10:05 पे 9:30 बजे आप इस चैनल को खोल लेना, आपको इस चैनल पे इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। बाकी रात 10 से 11 करंट अफेयर चलते हैं, उनका लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मेरे को ये बात आपको बतानी थी, कई सारे बच्चे बाद में जुड़े होंगे, तो प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है, भूलिएगा मत, आपको पेपर में हेल्प मिल जाएगी, तो डोंट मिस दैट सेशंस। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, ये क्लासेस जो मैंने बताई ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, फ्री हैं ये, फ्री, ठीक है। लिंक मिल जाएगा, पहुंच जाना टाइम से। एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, टेंशन मत लो। करंट अफेयर और साइंस काफी अच्छा हो जाएगा आपका। और प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड? इनमें से वो कौन सा आर्टिकल है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ डील करता है? समान नागरिक संहिता, इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है? इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है संविधान के अंदर जो समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है? समान नागरिक संहिता के बारे में इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है संविधान के अंदर जो बताता है? अनुच्छेद 43, 46, 44 और जो भी है, जल्दी से आंसर दें, सबका रिप्लाई। करिए भाई करिए। हो गया? तो लर्नर्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका आर्टिकल 44। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्टिकल 44। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पता है जब भी आप मैं आपको पर्सनली बताऊं, इसे हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। अगर आप लोगों ने मुझसे पॉलिटी पढ़ी हो, या अगर आप लोगों ने मेरे लर्नर्स अनअकैडमी पे क्लासेस देखी हो, तो मैं हमेशा जो है ना, हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत अच्छे से बताता हूं। क्योंकि गाइज, जब मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा था तो मुझे इस चीज को देख के अपने दिन हमेशा याद आ जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग एसएसबी वगैरह देने जाते हैं ना, तो ये टॉपिक लेक्चरेट में दिया जाता है, 3 मिनट बोलना होता है इस पे। तो मैं 2-3 बार कम से कम इस टॉपिक पे सिलेक्शन बोर्ड में बोल के आया हूँ, इलाहाबाद बोर्ड में, ठीक है। तो मैंने अगर अपनी लाइफ में जितनी भी एसएसबी दी है, मैं 2 से 3 बार कम से कम इस टॉपिक पे बोल के आया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक दिया जाता है लेक्चरेट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कल को जब आप लोग वहां पे जाएंगे तो आप लोगों को भी ये टॉपिक दिया जा सकता है बोलने के लिए। तो पहली बात तो आपको अपनी नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए, पेपर तो दूर की बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि हर धर्म के लिए एक जैसे कानून बने, हर रिलीजन के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए एक जैसे लॉ बने, एक जैसे कानून बने, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो। देखो, आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम धर्म है, जो इस्लाम धर्म है, इनका तलाक लेने के लिए अलग कानून है, इनका तलाक लेने का तरीका अलग होता है। हमारे हिंदू धर्म में डाइवोर्स लेने का तरीका अलग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेन पर्पस है कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, इन सबके लिए एक जैसे कानून बने, इन सबके लिए एक जैसे लॉ बने। जिस तरीके से एक हिंदू तलाक लेगा, उसी तरीके से बाकी धर्म के लोग भी तलाक लें, इस्लाम को जो लोग मानते हैं वो भी उसी तरीके से तलाक लें। मतलब हर धर्म के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। इसी चीज को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो गाइस, ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि इससे हर एक रिलीजन के बीच में इक्वलिटी आएगी, कहीं ना कहीं हर एक धर्म के बीच में समानता आएगी। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको तो होना चाहिए, मतलब मैं क्या कहूं, ठीक है। ये चीज हमेशा से जो है इंप्लीमेंट होनी चाहिए, और मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। अगला क्वेश्चन करिए। मदर टेरेसा
द फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाज बोर्न ऑन? ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का कुछ ज्यादा ही हो गया। मदर टेरेसा का नाम सभी ने सुना होगा, जिन्होंने बहुत ज्यादा चैरिटी करी है। इनका जन्म कब हुआ था? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए दे दिया मैंने। 26 अगस्त 1910, 26 अगस्त 1910 को इनका जन्म हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। ये पीवाई क्यू है, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आ रखा है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सी ऑर्गन है हमारे शरीर में, इनमें से वो कौन सी ऑर्गन है हमारे शरीर में जिसको अगर शरीर से काट भी दिया जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? वेस्टिजियल ऑर्गन। इनमें से वो कौन सी ऑर्गन है हमारे शरीर में जिसको अगर शरीर से काट भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? एंड द करेक्ट आंसर इज अपेंडिक्स, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज अपेंडिक्स, एंड द करेक्ट आंसर इज अपेंडिक्स। क्लियर? वेरी गुड लर्नर्स। अब यहां पे एक बात सुनेंगे सभी बच्चे, ठीक है। आईबी की क्लास आपकी जो अब मैं लूंगा वो लूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। अगर मैं अनअकैडमी की ऐप पे कोई फ्री क्लास लूंगा आईबी की तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। जो भी नए बच्चे हो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन करें। अगली बात, कल सुबह 10:05 से लेके सुबह 10:05 से लेके 12:15 तक हम लोग जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के जबरदस्त एमसीक्यूज करने वाले हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा 9:30 बजे तक, चेक कर लेना। प्लीज गाइस सेशन को शेयर और लाइक कर दें। मैंने जो भी मेहनत करी है उसका थोड़ा रिजल्ट मुझे दे दें। सेशन को लाइक और शेयर प्लीज जरूर कर दें, तुरंत के तुरंत, अभी के अभी। कल मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।